मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर को कंटिन्यू करने चलते हैं। तो आप लोग तो सबने देखा था कि इलस्ट्रेशन 42 तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 43। इलस्ट्रेशन 43 में ये कहा गया है कि फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सेवक लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 2018 एंड 31st ऑफ मार्च 2007 और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में ये कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बेटा सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट आप लोगों ने देखा ही था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट को आपने बनाया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट कॉलम बना लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने फर्स्ट कॉलम बनाया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का बैलेंस कितने का है, तो प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस में एक आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट ईयर आपको 50,000 का बैलेंस दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। पिछले साल फर्म को क्या हुआ था, लॉस। इस साल 335 का वो भी नेगेटिव बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पिछले साल 50 का लॉस था, इस साल टोटल लॉस का बैलेंस दिखा रखा है 335। तो 335 में से 50,000 रुपीस माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास 285। यानी कि करंट ईयर का लॉस कितने का है, 285 का। अब उसके बाद आप चेक करो कि कोई टैक्स प्रोविजन हो, तो चेक करते हैं किसी भी प्रकार का कोई टैक्स प्रोविजन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है और परपोज डिविडेंड भी नहीं है। वैसे इनके होने की पॉसिबिलिटी भी कम है। रीजन भी, जब फर्म लॉस में चलती है तो ना तो फर्म कोई टैक्स पे करती, टैक्स किस पे दिया जाता है, इनकम पे या प्रॉफिट पे। इसी प्रकार जब तक आपके पास लॉस है आप कोई अमाउंट जनरल लीजर में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते और इसी प्रकार डिविडेंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि डिविडेंड इज आल्सो गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन चलो फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए क्रॉस चेकिंग के पर्पस से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉस ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान फर्म को लॉस हो रहा है कितने का, 285, और इसको ब्रैकेट में शो कीजिए एज ए नेगेटिव आइटम। इसके बाद यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स की एडजस्टमेंट करना जो या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, इतना लिखने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के पता करो कि कौन सा अकाउंट आपको बनाना है। तो देखो इसमें ये कहा गया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इंक्लूडिंग इन द फिक्स एसेट्स वाज ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 70,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज ₹40,000 एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 चार्ज डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। तो देखो बेटा इसका मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन सेल वगैरह की कंडीशन आपको दी है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस शीट में आपके पास नॉन करेंट एसेट में फिक्स टेंजिबल एसेट्स दी गई है, हालांकि उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसमें मशीन है, बिल्डिंग है। आपको पता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स में तो काफी एसेट्स आ सकती है, तो इसने उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। और यहाँ पे नीचे जो एडजस्टमेंट दी गई है वो मशीन सेल से रिलेटेड दी गई है, तो उस केस में आप कोई मशीन अकाउंट नहीं बना सकते बल्कि फिक्स एसेट्स अकाउंट पर लिखना पड़ेगा। आपको वर्किंग नोट में क्या लिखना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। अच्छा दूसरी बात, इस क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जो भी फिक्स एसेट्स दी गई है वो अपनी बुक वैल्यू के ऊपर,
तो वर्किंग नोट में यहां बनेगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और वो भी टेंजिबल, बेटा फिक्स टेंजिबल एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे टेंजिबल और लिख देना क्योंकि फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों शामिल होते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स का बैलेंस दिखाइए कितने का था। तो देखो टेंजिबल फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपीस का है, टू बैलेंस ब्रॉड ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीस का, क्लोजिंग बैलेंस इसका दिया हुआ है 5 लाख रुपीस का, तो बाय बैलेंस कैरी क्लोजिंग बैलेंस कितने का गिवन है बेटा 5 लाख रुपीस का। अब इसने नीचे एडजस्टमेंट में ये कहा था फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग कि भाई इंक्लूडिंग इन द फिक्स एसेट्स वाज ए पीस ऑफ मशीन। हमारे पास जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसमें कोई मशीन इंक्लूड है, कॉस्टिंग 70,000। बेटा 70,000 रुपीस उसकी कॉस्ट बताई हुई है, जबकि आपको पता है कि एसेट्स कौन से प्राइस के ऊपर दी गई है, अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपको उस मशीन की क्या चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। 70,000 कॉस्ट थी जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 था। तो ये 40,000 रुपीस के डेप्रिसिएशन को कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, एसेट्स की कॉस्ट में से 40,000 माइनस कर लो, इसका मतलब उस एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू आपके लिए कितने की है 30,000 एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीस 30,000 की एसेट्स और बिकी भी कितने में 30 में। बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यहां पे लिख दोगे बाय बैंक 30,000 एक बार तो इस अकाउंट में आ गया और एक बार कहां पे चला जाएगा इन्वेस्टमेंट। इस एसेट्स को बेचने से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट या किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 70 के एसेट्स थी, 40 डेप्रिसिएशन के कम करोगे 30 की एसेट्स बची और बेचा भी कितने में 30 में, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। फिर आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर रुपीस 1,40,000 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट पे 140 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, अलग से कोई अकाउंट नहीं है, डायरेक्टली फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से रिड्यूस होगा। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स एसेट्स के ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,40,000 का। ये डेप्रिसिएशन एक बार यहां पे ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितने का है 1,40,000। आगे देखो बेटा और कोई इंफॉर्मेशन फिक्स एसेट से रिलेटेड तो है। अब इस साइड का टोटल करोगे 670, इधर का टोटल 3 लाख, डिफरेंस कितना बच गया 370 का। 370 का जो डिफरेंस है उसे क्या हम लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक लिखकर यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। बैलेंसिंग फिगर को क्या मानना है परचेज, ठीक है, और टोटल कर दो 670। ये आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट होगा। फिक्स एसेट्स अकाउंट में तीन चीजें निकली थी, एक तो डेप्रिसिएशन जिसको ऐड कर दिया, 30,000 में सेल है, 370 की परचेज है। परचेज और सेल दोनों कौन सी एक्टिविटी में जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। और कोई अकाउंट तो अगली इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया था कि शेयर इशू एक्सपेंस ऑफ रुपीस 15,000। भाई हमने शेयर इशू करने पे 15,000 रुपए का खर्चा किया था एंड इट वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसको हमने P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया था। देखो इसमें दो केस होते हैं, एक तो क्या होता है कि शेयर इशू एक्सपेंस आपको बैलेंस शीट में दे देता, तब तो उसका सिंगल ट्रीटमेंट होता, ठीक है। तब उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने इसल शेयर इशू एक्सपेंस किए लेकिन उसको राइट ऑफ नहीं किया गया। लेकिन अब रूल ये है कि कोई भी फर्म अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है तो इट इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। तो इसमें इसलिए ये इंट में दिया
दिया गया है, इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि 15,000 रुपए का शेयर इश्यू एक्सपेंस था जिसको आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया। डबल पोस्टिंग होनी है क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया गया। एक बार तो ये कह रहा है कि शेयर इश्यू एक्सपेंस को आपने P&L से राइट ऑफ कर दिया, जबकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर रखा है, उसे ऐड करो। तो यहां पे तो ऐड हो जाएगा शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न, शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कितने का एक्सपेंस था 15,000। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल को दिखाएंगे, उसमें से 15,000 रुपीस को माइनस कर देंगे, डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रीटमेंट यहां होना था, दिखा दिया। अब देखो और कोई एडजस्टमेंट नहीं बच रही। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ले लो। सबसे पहले शेयर कैपिटल 4 लाख से 7 लाख है, इंक्रीज हो रही है, फाइनेंसिंग में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में P&L का बैलेंस था, दिखा दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 9% डिबेंचर, पिछले साल 2 लाख के थे, करंट ईयर में 4 लाख के हो गए। इसका मतलब इस साल आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, वो तो जाएगा फाइनेंसिंग। अब बात आती है डिबेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9%। इसका मतलब इस साल आपने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा, कितना? 2 लाख पे या 4 लाख पे? 2 लाख पे। कितने पे? 2 लाख पे। 2 लाख का 9%, क्योंकि जो एडिशनल डिबेंचर है ये माना जाता है, अगर इंक में ना दे, मतलब कि अगर बताए नहीं, तो ये माना जाता है कि वो एट द एंड ऑफ ईयर इशू की होगी। तो इसका मतलब आप कितने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करोगे? 2 लाख पे। 2 लाख का 9%, वो इंटरेस्ट आपने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक बार तो यहाँ पे ऐड करोगे और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करोगे। यहाँ पे ऐड करके इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी में, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट दे रखा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ट्रेड पेबल को बाद में चेक करेंगे। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जिसको भी वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में दिखाएंगे। एसेट साइड में जाओ, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स थे जिसका अकाउंट हमने बना लिया, जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे निकाल ली। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रिड्यूस हो रहा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग। फिर उसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, अभी बाद में ट्रीट करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट करना है। बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, नोट्स टू अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन सबको चेक करनी। इनका एडजस्टमेंट करो, कितना आता है? 173, इधर 285। 285 में से 173 को माइनस करोगे, कितना बच रहा है? 1,12,000। 1,12,000 का क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लॉस। नेगेटिव आइटम आ रहा है, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके बाद दो कॉलम, एक ऐड के लिए और दूसरा लेस। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन को चेक करो। तो देखो बेटा, करंट लायबिलिटी में आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, उसमें तो कैश क्रेडिट है, वो तो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ट्रेड पेबल्स इसी में आएगा, 80 से 128 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐड करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। बेटा कितना इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल्स? आप ये देखो, लास्ट ईयर था 80, करंट ईयर में हो गया 128, तो टोटल 48,000 रुपीस इंक्रीज हो रहा है, ऐड करोगे। अदर करंट लायबिलिटी के रूप में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, वो भी इंक्रीज हो रहे, तो उनको क्या करोगे? ऐड। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना इंक्रीज हो रहे? 10,000 रुपीस। उसके बाद और कोई करंट लायबिलिटी बची नहीं। करंट एसेट्स पे आ जाओ, इन्वेंट्री 50,000 से 1 लाख इंक्रीज हो रही है, क्या करोगे? लेस। तो लेस साइड में लिख देंगे इंक्रीजिंग इन्वेंट्री, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री। कितना इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री में?
50,000 रुपीज का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेस करोगे। उसके बाद सेकंड आइटम ट्रेड रिसीवेबल, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी लेस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है 70,000 रुपीज, ये भी लेस हो जाएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेना है तो इन दोनों को एडजस्ट कर लो इनको, तो कितना आ गया बेटा 1,12,000 में से ये 58,000 माइनस होगा, कितना बचेगा बेटा 42 प्लस में 12 54,000, 54 का नेगेटिव बैलेंस, और उसके बाद ये दोनों भी नेगेटिव 54 और 120 कितने हो गए ये 174, 1,74,000 रुपीस का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। हालांकि इस बैलेंस को हम लोग क्या कहेंगे ऑपरेटिंग लॉस आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड और माइनस होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है तो इसी को क्या कहा जाएगा ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको लिख देंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश आउटफ्लो 174, ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरा कॉलम आप लोगों को बना, मतलब कि इसके बाद बाकी का सेकंड कॉलम, सेकेंडली आप क्या बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम कहां से मिलेंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट में एक तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स आपको दी गई थी जिसका अकाउंट हमने बनाया था, जिसमें एक तो निकाला गया था कि 30,000 की सेल है, 370 की परचेज है, तो यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कितने की सेल है 30,000, पैसा आएगा। सेकंड परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज कितने की थी बेटा 370 की, इसमें पैसा जाएगा। और कोई फिक्स एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, लास्ट ईयर थे 2 लाख के, करंट ईयर में रह गए 140, सेल किए गए, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट सेल आउट किए गए 60,000, इसमें भी पैसा सेल किए गए तो पैसा आएगा इनफ्लो, ठीक है बेटा। इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं, फिर चेक करना कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं, डिविडेंड रिसीव नहीं, तो इसका मतलब इस एक्टिविटी में और कुछ नहीं आएगा। तो आप चेक करो 2,80,000, 2,80,000 का क्या हो रहा है कैश आउटफ्लो, तो यहां पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितने का हो रहा है 2,80,000। उसके बाद थर्ड पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश के फ्लो को शो कीजिए फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिगार्डिंग एक्टिविटीज को। तो देखो बेटा इसमें हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के आइटम होते हैं, जिसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, लास्ट ईयर था 4 लाख, करंट ईयर में हो गया 7 लाख, 3 लाख के शेयर इशू किए। लेकिन एडजस्टमेंट में एक पॉइंट क्या आ गया था कि शेयर इशू एक्सपेंस 15,000 है, जो शेयर कैपिटल के प्रोसीड से, यानी कि शेयर इशू करने से जो पैसा मिला उसी में से माइनस कर लो, सेपरेटली भी दिखा सकते हो, बैटरी उसी में से माइनस करो,
प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और इसके ब्रैकेट में शो कर दो ₹3 लाख माइनस ₹15,000। शेयर इशू एक्सपेंस मत लिखो, जिसे ये लिखो 285। शेयर कैपिटल इशू करने से 285 मिले। रिजर्वेंट सरप्लस का कोई रोल नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर थे लास्ट ईयर 2 लाख के, अब है 4 लाख के। आप क्या लिखेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स इशू किए गए? 2 लाख। उसमें भी कैश का इनफ्लो का। डिबेंचर पे हाथों हाथ आपने इंटरेस्ट पे किया था, वो भी हाथों हाथ लिख दो। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स पे कितने का इंटरेस्ट पे किया गया था? 18,000 का, जिसको ऑपरेटिंग में ऐड किया था, फाइनेंसिंग में लेस। ठीक है, फिर आ जाओ करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट दे रखा है। लास्ट ईयर कैश क्रेडिट था 30,000, अब रह गया 22। इसका मतलब आपने कैश क्रेडिट की पेमेंट की है, तो यहां पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट। पेमेंट ऑफ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हमने कितने का पे किया है? 8,000 का, उसमें भी पैसा जाएगा और कुछ नहीं। इंटरेस्ट पेड दिखा दिया। डिविडेंड पेड, क्वेश्चन में कोई डिविडेंड पेड नहीं। ठीक है, तो अब आप देखो इस एक्टिविटी का टोटल रिजल्ट कितना है? 485 में से 26,000 रुपीस माइनस कर दो, कितना बचेगा? 459। 4,59,000 आपके लिए क्या है? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश इनफ्लो। ठीक, अब तीनों एक्टिविटी का टोटल रिजल्ट देखा जाए तो 174 प्लस में 280 कितना हो गया बेटा? 4,54,000, और ये कितने हैं? 459। 454 का तो है आउटफ्लो, 459 का है इनफ्लो। तो टोटल रिजल्ट देखा जाए तो 5,000 का क्या होना चाहिए? कैश इनफ्लो। तो यहां लिखा जाएगा टोटल कैश इनफ्लो A प्लस B प्लस C। फिर लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। भाई स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कितना था चेक करो। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सीधा सीधा बैलेंस दिखा रखा है। स्टार्टिंग में थे 20,000, 5,000 ड्यूरिंग द ईयर आपको मिले हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना होना चाहिए? लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड 25,000। और अगर आप चेक करो तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 25,000। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप लोग कैश फ्लो दिखाएंगे फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 44। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 44 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सनलाइट लिमिटेड प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर डिटेल टोटल अमाउंट। इसमें हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चेक करो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है। रिजर्व एंड सरप्लस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस में दो आइटम है, एक तो आपके पास जनरल लीजर का बैलेंस दिया हुआ है और एक पी&एल का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पी&एल का प्रीवियस ईयर बैलेंस कितने का था? 74। करंट ईयर बैलेंस कितने का है? 66। यानी कि देखा जाए तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 8,000 रुपीस का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
अच्छा, लेकिन अगर आप देखो जनरल लेजर में लास्ट ईयर बैलेंस था 1 लाख का, करंट ईयर बैलेंस है 140 का, तो ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग देयर कंपनी ने 40,000 रुपीज जनरल लेजर में ट्रांसफर किए। तो पहले तो वर्किंग नोट पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले लिखोगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। भाई साल के दौरान कितने का लॉस हो रहा है, यहां दिखा दे रहे हैं 66,000 माइनस में 74,000, यानी कि इस साल कंपनी के पास 8,000 रुपीस का लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है। इस साल ही कंपनी ने जनरल लेजर में 40,000 रुपीस ट्रांसफर किए, इसको ऐड करो, ट्रांसफर टू जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है 40,000। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में कोई टैक्स प्रोविजन, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखो, तो देखो भाई टैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं। कोई परपोज डिविडेंड जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लिया करो, उसके साथ रेट ऑफ डिविडेंड तो नहीं दिया हुआ, ये चीज जरूर चेक कर लिया करो। तो देखो शेयर कैपिटल में कुछ नहीं दे रखा, डिविडेंड के बारे में एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब कोई डिविडेंड नहीं। तो केवल ये एक ही आइटम एडजस्ट करना था, इसको एडजस्ट करके कितने का प्रॉफिट आ गया 32,000 का, इसको लिखा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहां पे क्वेश्चन में लॉस नहीं है बल्कि क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या आपने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले फर्म के पास 32,000 रुपीस का प्रॉफिट है। अब उसके बाद आपने लिख दिया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उन आइटम्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करना जो कि नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश। ठीक, अब आपको जो अकाउंट बनाने वो अकाउंट बना लो। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसने एक तो पॉइंट कहा था कि भाई ये न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा इसने कहा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000 एट द एंड ऑफ ईयर, हमने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया। तो दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट दे रखे जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा कि भाई उसमें कितने की मशीन, कितने की बिल्डिंग, कितने का फर्नीचर है, कुछ नहीं पता। हाँ, नीचे जो सेल की गई है, नीचे जो परचेज की गई है वो मशीन खरीदी गई है जो कि फिक्स एसेट्स का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप मशीन अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि कौन सा अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में एक अकाउंट आपको बनाना है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और एक आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पहले इनका बैलेंस लिखो। फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था 175 का, तो यहां पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट 175। क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना दिया हुआ है 2,10,000, तो यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड। इसी प्रकार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी आप लोग बैलेंस लिख लो। भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसमें ये भी कह रखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 12%। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा जो रेट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो कितना बताया गया है 12% पर एनम बता रखा है। चलो वो तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में काम आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 25,000 का,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, क्लोजिंग बैलेंस इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कितना दिखा रखा है 40,000। अब इनकी एडजस्टमेंट क्या है भाई, मशीन में एक एडजस्टमेंट कर रखी है कि न्यू मशीन वाज परचेज फॉर ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। भाई फिक्स एसेट्स में आपके पास कोई नई मशीन है, ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 रुपए की नई मशीन को खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 रुपीस की मशीन हो गई, ठीक है, कितने की मशीन 50, ठीक। परचेज को एक बार यहां पे और एक बार कहां चला जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब इस मशीन से रिलेटेड या फिक्स एसेट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा। इस साइड का टोटल आ रहा है 225, इधर का टोटल आ रहा है 2,10,000, 15,000 रुपए बच गए। उसे क्या मानना, देखो दो ऑप्शन है, अगर वो साइड शॉर्ट पड़ती है तो दो ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन मानना, दूसरा ऑप्शन सेल मानना। आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, दोनों में से कोई भी मान सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का बैलेंस अलग अलग आ सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका ये है कि अगर कोई एक नॉमिनल अमाउंट आता है, छोटा सा अमाउंट आता है, तो कोशिश करो आप उसको डेप्रिसिएशन मानो। थोड़ा बड़ा अमाउंट आता है तो आप उसको सेल मानो। अब 15,000 को क्या माने, दोनों ऑप्शन है भाई, क्योंकि ये 15,000 ना तो बहुत छोटा अमाउंट है ना बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आप इसको सेल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखेंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर बी सेल 15,000, क्लोज कर दो इस अकाउंट को टोटल, ठीक। ये तो फिक्स एसेट्स अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि भाई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹3,000 एट द एंड ऑफ ईयर। इसने एट द एंड ऑफ ईयर वर्ड क्यों यूज किया है, ताकि आप जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो तो आपको ये दिक्कत ना पड़े कि कौन से बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है। फिलहाल परचेज या सेल की बात करें, 25,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट था जिसके ऊपर 3,000 का लॉस पे बेचा, तो हमने कितने में बेचा 20 में। भाई 25 के इन्वेस्टमेंट 3,000 के लॉस पे बेचा है, तो 3,000 का लॉस कम कर दो, बिका कितने में 20 में। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहां पे क्या लिखा जाएगा बाय बैंक, कितने में सेल हो रहे हैं 20, ठीक है। अच्छा इस अकाउंट में देखो बेटा, एक परचेज निकली है, एक सेल निकली है, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे बैंक 22 में बेचा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। 3,000 का जो लॉस है इमीडिएटली चार्ज करोगे पीएनएल से। एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितने का लॉस हो रहा है, 3,000 रुपीस का लॉस है। कितने का लॉस है 3,000, ठीक है, क्लियर। इस लॉस को हाथ तो हाथ यहां पे ऐड कर लो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस था 3,000 ऐड कर। अब इस साइड का टोटल 65, इधर का टोटल 25, 40,000 का डिफरेंस है, उसे क्या मान लिया जाएगा परचेज। तो यहां लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर भी परचेज 40,000, ये भी टोटल हो गया 65,000, इधर का टोटल भी 65,000, ये परचेज, ठीक है। तो ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना, क्लियर हो गए दोनों अकाउंट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक। अब आ जाओ एक एक पॉइंट को देखो। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है फाइनेंसिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस में दो आइटम थे, दोनों को हमने एडजस्ट कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में नॉन करंट लायबिलिटी में 10% पब्लिक डिपॉजिट दिखा रखी है, जिसका पिछले साल बैलेंस था 50,000 रुपए, करंट ईयर बैलेंस है 75, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 25,000 रुपीस का लोन लिया है, पैसा रेज किया पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू, वो तो जाएगा फाइनेंसिंग में। अब बात करें उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। जब आपने पब्लिक से पैसा उधार ले रखा है तो अनडाउटली उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, कितना एट द रेट ऑफ 10%। 50 या 75 पे 50,000 ओपनिंग बैलेंस में,
क्योंकि हम ये मानते हैं कि एडिशनल अमाउंट हमने एट द एंड ऑफ ईयर रेज किया होगा अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000। उसको एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट एक बार तो यहाँ पे ऐड कर दोगे और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट के बाद आगे जाओ। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में कैश क्रेडिट है, फाइनेंसिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी है, इसके नीचे ट्रीट करेंगे वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर है जो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स से अकाउंट बना लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना लिया। करंट एसेट में इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल अभी चेक करेंगे और कैश एंड बैंक बैलेंस को सबसे लास्ट में लेके जाते हैं। बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं, एडजस्टमेंट में कुछ और नहीं बच रहा, सारे आइटम हो गए, ठीक है। लेकिन एक सेकंड बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट बच गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में एक्सप्लेनेशन 5 में ये कहा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 12%। भाई हमने जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए हैं उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हुए तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला होगा एट द रेट ऑफ 12%। कितने अमाउंट पे? तो देखो ओपनिंग बैलेंस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का था 25 का और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है 40,000। हमने जो बेचे थे इन्वेस्टमेंट 22 के बेचे थे ना, वो कह रहा था एट द एंड ऑफ ईयर बेचे, ठीक है, और खरीदा भी कब है एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर हमारे पास कितने के इन्वेस्टमेंट रहे 25,000। उस 25,000 के ऊपर आपको एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट मिला होगा। 25,000 का 12% 3,000 होते हैं, वो इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट में ऐड हो रखा है, यहां पे तो कर दो लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितने का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रखा है 3,000, ठीक है बेटा। सारे आइटम हो गए, इनको एडजस्ट करो, कितना अमाउंट आएगा, इनको एडजस्ट करके आ रहा है 37,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद दो कॉलम, एक ऐड के लिए और दूसरा लेस, ऐड और लेस, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। तो देखो बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है भाई। करंट लायबिलिटी में एक तो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट, वो तो जाएगा फाइनेंसिंग में। ट्रेड पेबल्स में दो आइटम है, एक तो है क्रेडिटर, लास्ट ईयर थे 28,000 के, करंट ईयर में कितने के 35, इंक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर अगर इंक्रीज होते हैं यानी कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना इंक्रीज हो रहा है 7,000। दूसरा आइटम है बीपी बिल्स पेबल, वो डिक्रीज हो रहा है लेस, डिक्रीज इन बिल्स पेबल 6,000। इनर में लिख लो या सीधा आउटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बीपी करंट लायबिलिटी हो गई। अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 280 से 3 लाख, लेस करोगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना इंक्रीज हो रहा है 20,000 रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल 152 से 244, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है 152 से 244, 92,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस को लेना है तो ये 7,000 ऐड कितना हो गया 44, लेस का अमाउंट कितने का हो गया 98, 1,18,000, 1,18,000 रुपीज हो जाएंगे लेस। तो कितना बच रहा है बेटा बेटा मिस्टेक से 32
अच्छा कोई बात नहीं। देखो बेटा बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंस है, क्योंकि वो 15,000 रुपीज को हमने क्या माना है सेल, और बुक में क्या माना है डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं। तो यहां से हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 180 में से 44,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 74,000। 74,000 का नेगेटिव बैलेंस आया, और क्योंकि क्वेश्चन में कोई टैक्स पेड नहीं है, इसे क्या मान लिया जाएगा, नेट कैश इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश आउटफ्लो। ठीक, इसके बाद अगली एक्टिविटी पे आते हैं, बी पार्ट में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें केवल फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग एक्टिविटी आती है, तो सीधा नॉन करेंट एसेट्स वाले कॉलम पे चले जाओ। नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट दे रखी थी जिसका अकाउंट बनाया था, इसमें 50,000 की तो परचेज निकली थी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने की परचेज की गई थी, 50,000। परचेज करोगे पैसा आपके पास से जाएगा, और जो 15,000 था उसको हमने क्या माना था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल कितने की थी, 15,000, उसमें पैसा आएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने निकाला था 22 का तो सेल है और 40,000 का परचेज है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का 22 पैसा आएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट वाज 40,000, इसमें पैसा जाएगा कैश आउट। ठीक है, और कोई फिक्स एसेट्स नहीं। 3 आइटम और चेक करने, कोई रेंट रिसीव नहीं है, कोई डिविडेंड रिसीव नहीं है, कोई इंटरेस्ट रिसीव, वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 12% बताया गया था, जिसके हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है 3,000। हमने उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस ऐड किया था, यहां पे सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया था, इंटरेस्ट रिसीव किया गया, यहां पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कितने का इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, 3,000। ठीक है भाई। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं, और कोई आइटम नहीं। टोटल करो कितना आ रहा है, 90,000 का आउटफ्लो और 40,000 का इनफ्लो। 50,000 आएगा, बुक में 65 है, आपके अकॉर्डिंग 50,000 है, क्योंकि हमने ये 15,000 रुपए का एडिशनल आइटम यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैश 50,000 का भी नेगेटिव बैलेंस है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉलम दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश के फ्लो को दिखाते हैं। तो देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल है, लास्ट ईयर 380 की, इस साल 450, इसका मतलब शेयर आपने इशू किए, प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने के शेयर्स इशू किए गए, 70,000। कितने के शेयर्स इशू है, 70,000। रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ नहीं करना। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पब्लिक डिपॉजिट है, लास्ट ईयर 50 अब है 75, यानी कि पैसा रेज किया गया, रेज थ्रू
पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट से कितना पैसा रेज किया गया था? 25,000। हाथों हाथ उसके ऊपर इंटरेस्ट और दे दो। आपने पब्लिक डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट पे किया था? 5,000, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया है, यहाँ पे लेस करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट पे कितने का इंटरेस्ट पे किया गया है? 5,000 लेस। ठीक है। उसके अलावा और कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट दे रखा था। लास्ट ईयर था 20,000, इस साल हो गया 50,000। यहां पे लिखेंगे रेज थ्रू कैश क्रेडिट। भाई कैश क्रेडिट के थ्रू कितना पैसा रेज किया गया है? कितना अमाउंट है? 30,000। कैश क्रेडिट से कितना पैसा लिया गया है? 30,000। ठीक है। और कुछ आइटम नहीं। फिर चेक कर लेना कोई डिविडेंड पेड क्वेश्चन में कोई नहीं था। इंटरेस्ट पेड वो हमने दिखा दिया। ठीक है। तो इस एक्टिविटी का टोटल रिजल्ट कितना आया? 1,20,000 रुपीज का कैश इनफ्लो। तो यहां पे लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब तीनों एक्टिविटी का टोटल लिखाओ। 74 प्लस में 50, 124 का तो आउटफ्लो, 120 का इनफ्लो, यानी कि टोटल कैश इन आउटफ्लो। टोटल कैश आउटफ्लो A प्लस B प्लस C। भाई तीनों एक्टिविटी से 4,000 का कैश आउटफ्लो। फिर दिखाओ शुरू में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट डिग्री। भाई स्टार्टिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? चेक करोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस था 34,000। ड्यूरिंग द ईयर 4,000 का कैश हमारे पास से गया है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड कितना होना चाहिए? 30,000। आप चेक भी कर सकते हो, कैश एंड बैंक बैलेंस दिखा रखा है 30,000 एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है। यहां लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड 30,000। ठीक है बेटा। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। देखो बेटा, अगर आप देखोगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सेम क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग सेम से चल रहे हैं। तो आप एक दो क्वेश्चंस के आगे की प्रैक्टिस करके देखिएगा, बाकी आगे कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।